हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं, जिसमें हम इंडिगो लेसन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेसन आपकी फ्लेमिंगो बुक से है। चलिए इस लेसन के बारे में आगे जानते हैं, समझते हैं। इस लेसन को लिखा है लुइस फिशर ने। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन को मेन जो सेक्शंस हैं उनमें जो बांटा गया है वो आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इस लेसन को समझने के लिए आपको इसकी बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी इंडिगो जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है, एक तो हिस्ट्री आपको जाननी है, लेसन में भी दी हुई है। अचीवमेंट्स फॉर पीजेंट्स थ्रू स्ट्रगल क्या रही, सोशल कंडीशंस क्या थी, हेल्थ कंडीशंस वहाँ पर क्या थी, और गांधी जी ने इन ऑल इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया, ये हम इस लेसन में जानने का प्रयास करेंगे। यानी जब तक हम इन पॉइंट्स को सेपरेट नहीं करेंगे तब तक हम चंपारण की जो एक्चुअल कंडीशंस हैं उनको अच्छे से जान नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं जो हमारा टाइटल है इंडिगो। उस टाइटल का जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये इंडिगो प्लांट दिखता कैसा है। इंडिगो प्लांट दिखता कैसा है। बेसिकली इंडिगो एक प्लांट है, और इसी प्लांट को लेकर जो एक 1917 में चंपारण के अंदर जो एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसने आगे की जो इतिहास था, हिस्ट्री थी आंदोलन की, उस भारत को आज़ाद कराने के लिए वो चेंज हुई थी। तो ये प्लांट कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब सबसे पहले जानते हैं झगड़ा किस बात पे था, किस बात की समस्या थी। तो समस्या ये थी कि एक एग्रीमेंट था पहले से ही, जो चंपारण के जो पीजेंट थे वो जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो ज़्यादातर लैंड थी चंपारण की जो डिस्ट्रिक्ट में, वो बड़ी एस्टेट्स में बटी हुई थी, और जिसे इंग्लिश मैन जिसके मालिक थे। मालिक कौन था? इंग्लिश मैन। और इंडियंस जो थे वो उस लैंड के ऊपर खेती किया करते थे। तो लैंडलॉर्ड्स कंपेल करते थे टेनेंट्स को कि वो 15% जो होल्डिंग है, मान लो कि किसी ने 15 किले अगर ले लिए हैं, है ना, तो उसका 1 किला कम से कम उसे होल्डिंग पर इंडिगो प्लांट करना पड़ता था। और सारी की सारी फसल उस 15% एरिया में जो उसने इंडिगो प्लांट किया है, वो सारी की सारी फसल उसे लगान के रूप में देनी पड़ती थी। वो उसका एक अंश भी नहीं रख सकता था। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट्स, जब ये चल रही थी प्रथा, तो जर्मनी ने क्या किया, क्योंकि देखिए इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा था। इंडिगो सारा का सारा अंग्रेज यहाँ से लेके इंग्लैंड लेकर जाते थे, और वहाँ से पूरे विश्व की मार्केट में भेजा जाता था, तो बहुत मुनाफा इनको होता था। अब नेचुरल है, जब एक मार्केट के ऊपर मोनोपोली थी ब्रिटिश की, तो जर्मनी ने क्या किया, इन द मेन टाइम जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की जो है प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो जो नेचुरल इंडिगो था वो बेनिफिशियल नहीं रहा अंग्रेज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि जर्मनी का जो इंडिगो था वो उससे सस्ता मार्केट में अवेलेबल था। तो यहाँ भी इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज ज़मींदार थे जिनके पास लैंड होल्डिंग्स थी, इन्होंने क्या किया, शेयर क्रॉपर्स के साथ एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। और क्या कहा कि हम आपको इस एग्रीमेंट से मुक्त कर देंगे, आप हमें इसकी कंपनसेशन दो। हम आपको इससे मुक्त कर देंगे, आप हमें इसकी कंपनसेशन दो। यानी आप हमें पैसा दो तो हम आपको इस बंधन से मुक्त कर देंगे। ये जो हमारा एग्रीमेंट है दोनों का, हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है कि कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, पैसा दे दिया, लेकिन क्या हुआ, जब इन किसानों तक जर्मनी के इस इंडिगो की बात पहुंची कि जर्मनी ने इस तरह किया है, तो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट साइन किए थे उन्होंने पैसे वापस मांगे। उन्होंने पैसे वापस मांगे और कहा कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है। तो मामला कहां पहुंच गया? मामला कोर्ट में पहुंच गया। सो दिस वाज द प्रॉब्लम
जो चंपारण में थी और उसके एडजॉइनिंग जो एरिया था, उस पूरे एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम थी, जिस पर गांधी जी का जो ये आंदोलन था ये बाद में शुरू हुआ। यानी ये हमें पहले जानना ये ज़रूरी है कि इंडिगो जो हमारे लेसन का टाइटल है, इंडिगो क्या सिग्निफिकेंस का है, उसका क्या महत्व है। तो इंडिगो है क्या, ये आपने अभी तक जाना। ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम पर आगे कैसे चले, अब चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं। राजकुमार शुक्ला के बारे में स्टूडेंट्स आपके लेसन में शुरुआत में ही राजकुमार शुक्ला का जिक्र शुरू हो जाता है। तो राजकुमार शुक्ला भी एक टेनेंट थे जो गांधी जी से मिलने लखनऊ सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था दिसंबर 1916 में, वहाँ पर मिलने गए। वो इस इनजस्टिस के बारे में कंप्लेंट करना चाहते थे गांधी जी को, और वो चाहता था राजकुमार शुक्ला कि गांधी जी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आए और उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं को जाने। लेकिन गांधी जी बहुत बिजी थे, क्योंकि प्रायर एंगेजमेंट्स थी गांधी जी की, आज वहाँ जाना है, अभी उन लोगों से बात करनी है। तो प्रायर एंगेजमेंट्स में इतने बिजी थे कि उन्होंने उसे विजिट के लिए प्रॉमिस नहीं किया। बट शुक्ला भी बहुत डिटरमिन्ड पर्सन थे, उन्होंने भी गांधी जी की साइड नहीं छोड़ी, वो गांधी जी के साथ चले। गांधी जी जहाँ भी गए शुक्ला उनके साथ चलते गए। फिर एक दिन गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मेरी कलकत्ता में मीटिंग है और जब मैं मीटिंग से फ्री हो जाऊंगा तो आप जहाँ लेकर चले मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यानी राजकुमार शुक्ला की जो एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं, गांधी जी को वहाँ लेकर जाना ही है मुझे, तो वो अपने मिशन के सामने बड़ी शिद्दत के साथ लगा रहा और गांधी जी ने एक दिन उसे समय दिया। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम कलकत्ता, तो जिस दिन फिक्स था दिन, उसके बाद जो है गांधी जी ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों पटना पहुँचे। वहाँ से वो सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए। स्टूडेंट्स, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी जानते हैं, वो एक लॉयर तो थे ही, बाद में जाकर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और फिर भारत आज़ाद होने के बाद हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने। तो उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं थे, तो जो सर्वेंट्स थे उनके घर पे, तो वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे। वो जानते थे कि राजकुमार शुक्ला यहाँ आते रहते हैं, एक किसान है, और क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का जो सोसाइटी में जो स्टेटस था वो बहुत बड़ा था, तो उन्होंने गांधी जी को वो लोग जानते नहीं थे, तो उन्होंने भी उसके साथ गांधी जी के साथ भी राजकुमार शुक्ला जैसा ही व्यवहार किया। और इवन के यहाँ तक उन्होंने एक बाल्टी पानी भी कुएं से निकालने नहीं दी। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब कि जो पानी निकालने और पानी की अगर बूंदें पानी के हाथ से छूकर गिरेंगी तो पानी जो है पूरा सोर्स खराब हो सकता है। यानी उस समय की स्थिति आप देखिए कि इस तरह का व्यवहार जो है आम तौर पे समाज के अंदर प्रिवेलेंट था। तो अब गांधी जी चंपारण जा रहे थे, लेकिन गांधी जी ने जो है चंपारण जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर में रुके। क्यों रुके? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूचना लेना चाहते थे कि वहाँ पर हालात वास्तव में क्या है। क्योंकि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वो बातें नहीं बता सकते थे, जो बातें जो वहाँ के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे जो वकील हैं, जो और भी बहुत सारे हैं, वो जो सूचनाएं दे सकते थे वैसी सूचना राजकुमार शुक्ला नहीं दे सकते थे। तो वो प्रोफेसर JB कृपलानी से मिले, जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। तो गांधी जी कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर में 2 दिन रुके प्रोफेसर मलकानी के घर में, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर थे। तो स्टूडेंट्स, एक कमेंट ये भी है कि उस समय यानी जब 1916-17 के अंदर जब भारत गुलाम था, तो कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब में था वो गांधी जी जैसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकता था। बट उन्होंने किया, प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिन गांधी जी रुके। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। अब लॉयर्स के साथ मीटिंग हुई, क्योंकि राजकुमार शुक्ला, मैंने बताया ना कि उतनी सूचना गांधी जी को नहीं दे सकते थे जितनी सूचना वहाँ पर जो वकील हैं, जो विद्वान लोग थे, वो दे सकते थे।
तो वो लॉयर से मिले, रियल प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात की। तो उन लोगों से मिले जो डायरेक्ट कोर्ट में इन लोगों के मामले लड़ रहे थे, और उन्होंने क्या एनालाइज किया कि लॉयर जो है बहुत हाई फीस ले रहे थे, और उसके लिए उन्होंने उन्हें लताड़ भी लगाई कि आप अपने भारतीयों से ही इतनी ज़्यादा फीस लेकर काम कर रहे हो। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह समझने की बात है कि मामला पहले ही कोर्ट में है, और जो मामला कोर्ट में है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या लड़ाई लड़ोगे, क्या संघर्ष करोगे। तो गांधी जी ने कहा नहीं, कोर्ट में ये मामला जो है नहीं जाने चाहिए, क्योंकि कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई होती है, और क्योंकि ब्रिटिश राज है, जो जज हैं वो ब्रिटिश हैं, जो जमींदार हैं वो सारे ब्रिटिश हैं, तो हो सकता है कि डिसीजन जो है उन्हीं के पक्ष में रहे। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमें इन किसानों को डर से मुक्ति दिलानी है। किससे मुक्ति दिलानी है? डर से मुक्ति दिलानी है। जो ब्रिटिश लोगों से लोग डरते हैं, अगर ये डर से मुक्त हो जाएं तो यही इनकी जीत होगी, तभी ये लोग आगे कोई लड़ाई लड़ पाएंगे। तो एक आंदोलन का जो रास्ता है, कोर्ट जाने की बजाय एक आंदोलन का रास्ता तैयार करने की ज़रूरत गांधी जी को महसूस हुई, जो हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे आपके लेसन से रिलेटेड हैं। केवल मैंने इस सीक्वेंसिंग को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब स्ट्रगल्स की बात का हम यहाँ करते हैं, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये जो किसान हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश जमींदार, ब्रिटिश जजेस, इनका जो डर है इनके मन में, ये डर इनका निकल जाए। तो उस डर को निकालने के लिए अब यहाँ से आगे स्ट्रगल शुरू होता है। और स्ट्रगल की शुरुआत क्या है कि गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुँचते हैं तो वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से जाकर मिलते हैं, उससे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन सेक्रेटरी रिफ्यूज़ कर देता है इंफॉर्मेशन देने से। क्यों? क्योंकि तुम आउटसाइडर हो, तुम चंपारण के रहने वाले नहीं हो, ये कहकर वो इनकार कर देता है। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, वो आउटसाइडर नहीं है, वो भारत के निवासी हैं और उनका अधिकार इस सूचना पर है, बट वो उन्हें कोई सूचना देता नहीं है। उसके बाद वो ब्रिटिश कमिश्नर से मिलते हैं, जो तिरहट डिवीज़न है उसके अंदर जो कमिश्नर था ब्रिटिश ऑफिशियल, वो उससे मिलते हैं। लेकिन कमिश्नर ने उन्हें एडवाइस किया कि इस जगह को छोड़कर तुरंत चले जाओ। ये हम लिख सकते हैं एडवाइस है, लेकिन इसको बुली एक वर्ड यूज़ करते हैं, BULLY, बुली। बुली मीन्स धमकाना, कि इस जगह को तुरंत छोड़कर चले जाओ। बट गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने छोड़ा नहीं, और वो मोतीहारी चले गए, कैपिटल ऑफ चंपारण। अब हुआ क्या, जब ये सारी झगड़े चल रहे थे तो गांधी जी को पता चला कि एक किसान को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। तो गांधी जी उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, और वो भी एक हाथी पर बैठकर निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो रास्ते में थे तो एक स्पेशल मैसेंजर, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे वहाँ के, एक स्पेशल मैसेंजर आया और उन्हें ऑर्डर किया कि वो शहर में वापस चले जाएं। तो गांधी जी ने आदेशों की पालना की, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि जो सरकार है उसके आदेशों को कुछ तो मानना ही चाहिए। तो गांधी जी ने ऑर्डर को माना और दौरा बीच में ही छोड़कर शहर वापस आ गए। लेकिन जैसे ही वो शहर वापस आए, उस ऑफिसर ने उन्हें चंपारण छोड़ने का नोटिस थमा दिया। उन्हें कहा गया कि आप ये शहर छोड़कर तुरंत यहाँ से चले जाएं। गांधी जी ने नोटिस रिसीव किया और उस नोटिस पर ही लिख कर दिया, आई डिसओबे द ऑर्डर, यानी मैं इस आदेश को मानने से इनकार करता हूँ। उसका बदला क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया कि आपने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिफाई किया है, आप जो है
कल कोर्ट में पेश हों। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को समझिए, इन हालात को समझने की कोशिश कीजिए कि गांधी जी के जाने के बाद अब ब्रिटिश ऑफिसर्स तो ये जानते थे कि गांधी जी की जो साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल है वो किस तरह से वहाँ से विजेता होकर लौटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चंपारण के लोग थे वो गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। केवल राजकुमार शुक्ला को ही किसी ने कहा था कि तुम अपनी समस्या को लेकर गांधी जी से मिल लो, वही तुम्हारी समस्या का अंत कर सकते हैं, और अंत नहीं भी कर सकते तो कोई रास्ता वहाँ से निकलेगा। तो राजकुमार शुक्ला इसलिए गांधी जी से मिला था। तो अब जब लोगों को ये पता चलने लगा कि एक व्यक्ति जो तुम्हारे लिए आया है वो समस्या में है, क्योंकि देखिए जब उसे कोर्ट ने सम्मन किया कि कल कोर्ट में पेश होना है, तो लोगों को लगने लगा कि इस व्यक्ति के साथ सरकार जो है अन्याय करने लगी है। बस गांधी जी यही तो चाहते थे। और लोग धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही ये सम्मन की बात पहुंची तो क्या हुआ, हजारों किसान, थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट। कोर्ट के बाहर हजारों किसान इकट्ठे हो गए। लगातार डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे अराउंड कोर्ट हाउसेज। जो बिगनिंग जो है लिबरेशन की वो शुरुआत हो चुकी थी। यानी जो डर से मुक्ति थी ब्रिटिशर्स के, वो आंदोलन की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। अब ऑफिशियल जितने भी थे, जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे, वो पावरलेस थे। चाहे उनके पास कितनी फौज थी, कुछ भी था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इकट्ठा हुए तो अब वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी और गांधी जी ने भीड़ को रेगुलेट करवाया। उन्होंने कंक्रीट प्रूफ दिए कि आपकी जो पावर है ना वो अनक्वेश्चनड है, ठीक है, आप निर्दयी हैं, ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड, बट इट कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। लेकिन हम भारतीय उसे चैलेंज कर सकते हैं। ये गांधी जी ने उनको बताया और उसका प्रूफ भी दिया कि आपकी पावर चाहे कितनी ही निर्दयी क्यों ना हो, आप कितनी गोलियां क्यों ना बरसाते हो, लाठियां क्यों ना बरसाते हो, आपकी डिसीजन पर कोई क्वेश्चन ना करता हो, लेकिन हम इंडियंस उसे चैलेंज करना जानते हैं और हम उसे कर सकते हैं। तो ये गांधी जी ने बात वहीं अंग्रेज ऑफिसर्स को बता दी थी। तो अब क्या हुआ, ट्रायल शुरू हो गया। लेकिन जब हजारों की संख्या में जब किसान वहाँ थे और वो कहीं जाने को तैयार नहीं थे, तो अब ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो ये चाहते थे कि ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए, टाल दिया जाए कुछ समय के लिए। लेकिन गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, नहीं, ट्रायल नहीं टलेगा। उन्होंने अपनी ही एक स्टेटमेंट पढ़ी और कहा कि हाँ, मैंने जो है सरकारी आदेश नहीं माना, आई एम गिल्टी। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है स्टूडेंट्स। ये गांधी जी ने कहा ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है। एक तरफ कि मैं लॉ ब्रेकर का एक बैड एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ मानवीय और नेचुरल सर्विस है इस एरिया के लोगों के लिए जो मैंने की है। यानी इन लोगों के जो साथ इनजस्टिस है, वो जो इनकी सेवा करना चाहता हूँ, वो मेरा नेचुरल राइट है और मानवीय दृष्टिकोण है, इसलिए मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में हूँ। यानी एक तरफ मैं लॉ ब्रेकर हूँ तो दूसरी तरफ मैं इन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये बात गांधी जी ने कोर्ट में अपनी पढ़ी, बताया कोर्ट को कि यस आई एम गिल्टी। ठीक है, मैं एक तरफ मैंने कानून ब्रेक किया, मैंने आदेश नहीं माना, मैं एरिया छोड़कर नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं मानवीय आधार पर और क्योंकि प्राकृतिक जो है, प्रकृति ने जो मुझे अधिकार दिया है, मैं ये सर्विस करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो कहा, उस जज से कहा कि आप पेनल्टी दो, जो भी सज़ा मेरे लिए बनती है, कि मैंने ऑर्डर नहीं माना तो आप मुझे जो सज़ा देनी है दो। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो डिसीजन है वो 2 घंटे बाद होगा, लंच ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप बेल दो। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि लंच के बाद मैं सज़ा सुनाऊंगा, तो इस 2 घंटे के लिए आप मुझे बेल दीजिए, जमानत दें, मैं आपको जमानत पर 2 घंटे के लिए रिहा करूंगा। लेकिन गांधी जी ने जमानत देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने कहा मैं जमानत नहीं दूंगा, आप अभी सजा सुनाइए, मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन मैं जमानत नहीं दूंगा। क्योंकि गांधी जी भी जानते थे कि इस समय जो सच की लड़ाई है वो सच की लड़ाई जो है होनी चाहिए। गांधी जी जानते थे कि ये ट्रायल को पोस्टपोन करेंगे और मैं अगर जमानत पर रिहा हो जाता हूं तो उसके बाद तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद तो ये जो है प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। तो उन्होंने बेल देने से मना कर दिया और उन्हें विदाउट बेल रिलीज़ कर दिया गया, कि बिना बेल के रिलीज़ कर दिया गया और आगे जो है डिसीज़न नहीं हुआ। तो गांधी जी की जो मीटिंग थी, अब एक इंक्वायरी कमीशन बैठा, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से कई मीटिंग गांधी जी ने की, तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया। ये सक्सेस थी स्टूडेंट्स गांधी जी की कि एक इंक्वायरी कमीशन अब बैठाया गया। देखिए, लड़ाई झगड़ा, बुली करना, डराना धमकाना सब हो गया, गांधी जी नहीं हिले। जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया। अब उस इंक्वायरी कमीशन में कौन थे, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे अंग्रेज, सरकारी अधिकारी थे, ये भी सारे अंग्रेज थे, और केवल गांधी जी किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे। ओनली 1 पर्सन जो किसानों का रिप्रेजेंटेटिव था, वो केवल 1 पर्सन था, और गांधी जी को जो है रखा गया। अब ऑफिशियल इंक्वायरी हुई। स्टूडेंट्स, गांधी जी ने जो इस लेसन में बताया है, लुइस फिशर ने जो लिखा है कि माउंटेन ऑफ एविडेंस इकट्ठा हो गया था, यानी इतने एविडेंस थे जमींदारों के खिलाफ कि एक चाहे पूरा पहाड़ लगा लो, इतनी जो है इतने ज़्यादा एविडेंस उनके अगेंस्ट इकट्ठे हो गए थे। और वो एग्री भी कर गए अब, कि उन्होंने मान लिया कि वो रिफंड करेंगे पेजेंट्स का, कि ठीक है हम आपका रिफंड कर देंगे, जो पैसा हमने लिया है, जो हमने उस एग्रीमेंट के बदले में पैसा लिया है, वो हम रिफंड कर देंगे। लेकिन वो चालाक थे, वो चाहते थे कि गांधी जी पूरा 100% ही मांगेंगे। गांधी जी ने डिमांड की 50%, कि जो आपने पैसा इलीगली और धोखे से लिया है, एक्सटॉर्ट किया है, यानी उनसे आपने जबरदस्ती जो पैसा लिया है, उसका 50% आप हमें रिटर्न कर दें। अब 2 डेडलॉक क्रिएट करना चाहते थे। पहले तो सोच रहे थे 100 मांगेंगे, लेकिन गांधी जी ने 50 मांगा, और वो डेडलॉक क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम 25% देने को तैयार हैं, हम 25% दे देंगे। गांधी जी एग्री टू इट। गांधी जी ने कहा ठीक है, आप 25 दे दो। स्टूडेंट्स, आपको और हमें, अगर हम इसी स्लाइड पर बात करें, आपको और हमें ये बात लगेगी कि मैंने 100 रुपये उसने मेरे से ज़बरदस्ती लिए, जिसे मैंने अपना वकील बना के भेजा, उसने कहा ठीक है तू 50 दे दे। दूसरे ने कहा नहीं मैं तो 25 दूंगा, और मैंने आपके वकील ने मान लिया ठीक है तू 25 दे दे। आप खुद सोच के देखिए कि क्या आपको लगेगा कि क्या ये डिसीजन ठीक है। ये आपने सोचना, ये विचार करना है आपने, क्या ये डिसीजन ठीक था। अब मैं अपना व्यू पॉइंट आपको देता हूं, ये डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि गांधी जी उनकी चाल को बहुत पहले ही समझ गए थे। गांधी जी को पता था कि हम 100 मांगेंगे तो 100 भी हमें मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, और इतनी लंबी लड़ाई के लिए लोगों को इकट्ठा रहना बहुत, एक कहते हैं लोगों की एक ट्रेनिंग होती है उसके लिए, कि इन्हें इतनी लंबी लड़ाई के लिए इकट्ठा करना होगा। अब 25 के लिए माना उन्होंने, क्योंकि गांधी जी के, मैंने शुरू में बताया था आपको कि गांधी जी क्या चाहते थे, लोग डर से मुक्ति पाएं, और ये पहली जीत थी किसानों की। वो अपनी लाइफ में ब्रिटिश पहली बार सिर झुका रहे थे। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने एक्सप्लेन किया इस बात को, क्या कि जो अमाउंट रिफंड हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कि उन्होंने हमें 25 रुपये ही दिए 100 के बदले में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है
कि लैंडलॉर्ड उस पैसे को वापस देने के लिए मान गए हैं, और जब वो पैसा देंगे तो उनकी प्रेस्टीज, उनका जो सम्मान है कि अंग्रेज कभी झुकते नहीं, वो सम्मान उनका गिरेगा। और जब सम्मान गिरेगा तो एक नए आंदोलन में एक नई जान आएगी और लोग नए तरीके से सोचना शुरू करेंगे। और क्योंकि पूरा भारत जो है अंग्रेजों से मुक्ति चाहता था, तो उस भारत में लोगों को पता चलेगा कि अंग्रेज वहाँ पर हारे हैं। तो गांधी जी बहुत दूरदृष्टि से जो है उन्होंने इसको प्लान किया था। तभी उन्होंने कहा कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो 25 दे रहे हैं, 25% कर रहे हैं, ये है कि वो हारे हैं और वो अपनी प्रेस्टीज, अपना सम्मान जो है खो देंगे। तो अब ये तो लड़ाई उन्होंने जीत ली, ये संघर्ष वहाँ पर जीत लिया। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। असली समस्याएं जो चंपारण की थी, उन प्रॉब्लम्स पर भी हमें बात करनी है, क्योंकि इस लेसन में उन पर भी जोर दिया गया है। अब प्रॉब्लम है तो समाधान भी है। अब समाधान क्या है, उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चंपारण एरिया बहुत बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ एरिया था। अगर आप लेसन की टेक्स्ट को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि जब कस्तूरबा जो है गांधी जी की वाइफ वहाँ पर आई थी चंपारण में, तो एक लेडी ने ये बताया था कि उसके पास केवल ये एक ही साड़ी है। एजुकेशन तो वहाँ थी ही नहीं। तो ऐसी हालत में सबसे पहले गांधी जी ने प्लान किया कि शिक्षा के दरवाजे इन लोगों के लिए खोले जाएं। 6 गांवों के अंदर प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए, और इसके लिए गांधी जी ने महादेव देसाई और नरहरि पारिक से उन्होंने हेल्प ली, और बहुत से वॉलेंटियर्स भी जो है इस काम के लिए आगे आए। गांधी जी का जो बेटे थे, यंगेस्ट सन थे देवदास, और उनकी गांधी जी की वाइफ भी जो है वहाँ पर आई। तो पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन, ये आप ये लगाइए 1917 में जो है चंपारण के अंदर पर्सनल क्लीनलीनेस यानी अपनी शरीर की साफ सफाई और कम्युनिटी सैनिटेशन की बात जो है वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया कि पर्सनल क्लीनलीनेस क्यों इम्पोर्टेंट है और कम्युनिटी सैनिटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये सुधार वहाँ पर शुरू किए गए गांधी जी के द्वारा। हेल्थ इश्यूज, स्टूडेंट्स उस एरिया में हेल्थ की जो कंडीशंस थी बहुत दयनीय थी। गांधी जी ने 6 महीने के लिए एक डॉक्टर अरेंज किया, वॉलेंटियर्स एंगेज किए ताकि पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखा जा सके। और स्टूडेंट्स उस समय केवल 3 ही दवाइयाँ अवेलेबल थी। कैस्टर ऑयल यानी किसी का पेट वगैरह खराब है, कुनीन बुखार के लिए, और सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 ही दवाइयाँ लोगों को दी जाती थी उस समय। आप सोचिए कि चंपारण की हेल्थ के मामले में कितनी बुरी स्थिति थी। तो स्टूडेंट्स ये हमने जाना इस लेसन के बारे में। तो स्टूडेंट्स इस लेसन को आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद आप बताइए कि इस लेसन को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।